Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. Today I am going to hospital for my cousin's treatment. तो चलिए आपको दिखाते हैं। बहुत गर्मी है आज, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9:30 का, इतनी तेज़ धूप हो रही है। हॉस्पिटल आ चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी वेटिंग पे हूँ। कल इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था आज 11 बजे का, तो जब मैं आज आई तो कहते कि आपका तो अपॉइंटमेंट ही बुक नहीं है। फिर मैंने बताया कि आई एम ऑल्सो डॉक्टर, सो फिर उसने रेफरेंस पे कर दिया। बट अभी भी 2 से 3 पेशेंट्स थे मेरे से पहले। उनका चेकअप होगा तो उसके बाद मेरी बारी आएगी। एक्चुअली मेरा चेकअप नहीं है, मेरे कज़न का है। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कब डॉक्टर मुझे बुलाए और मैं कज़न को अंदर लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, इशू कज़न का ये हुआ है कि उसको काफ़ी टाइम से जो है ना इशू था स्टोमक का। तो वो था कोई से 10 साल पहले उसको मेरे में दर्द वगैरह होता था। कुछ उसकी डाइट भी इस तरह की थी कि स्पाइसी फूड्स खाने हैं, नूडल्स खाने हैं हर टाइम, कोक पीनी है। तो उस टाइम मेरे का उसको मसला हुआ था। तब भी इतना ज़्यादा स्वेयर हुआ था कि इंजेक्शन स्ट्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ गई थी उसको ना, लेकिन उसके बाद सही हो गया। फिर ऑन एंड ऑफ होता रहता था दर्द। हम लोगों ने भी इतना वो नहीं किया कि चलो मेरे का दर्द है और हो जाता है एच पायलोरी वगैरह। तो हुआ ये कि लास्ट ईयर नवंबर में ना, अक्टूबर में उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर नवंबर में जाके बहुत स्वेयर उसको पेन वगैरह हुआ मेरे का। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवाया। तो समझ नहीं आ रही थी, मेरे का ट्रीटमेंट भी करवा दिया सारा, और डाइट वगैरह भी उसकी कंट्रोल करवा दी, वेट भी लॉस करवा दिया, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया, इंजेक्शन टिप्स भी लगे, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इशू क्या है। उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा था किसी चीज़ से। फिर हम लोगों ने MRI वगैरह करवाया, CT स्कैन करवाया, और डिफरेंट जो भी इससे रिलेटेड टेस्ट थे वो करवाए। तो फिर जाके पता चला कि भाई ये तो मेरे का मसला नहीं, ये तो बात बढ़ चुकी है और इसको पेनक्रियास का इशू है। और फिर इतने डॉक्टर्स को चेक करवाया, इधर उधर डॉक्टर हॉस्पिटल में, नेशनल में, हमें लतीफ़ में, सर्विसेज में, रातों को एमरजेंसी में ले लेके भागे हैं उसको। उसके बाद हर तरह का ट्रीटमेंट करवाने के बाद, चेकअप वगैरह करवाने के बाद, जो पाकिस्तान की टॉप डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसुफ नबी, जो कि डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लेना ही बहुत मुश्किल काम है। वो 2-2 महीने 3-3 महीने की उनकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंस वगैरह था, करा के उनको चेक करवाया। उन्होंने बताया कि अब इसका जो है स्टेंट वगैरह डलेगा। तो उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि इसकी ERCP होगी। और लेकिन उस टाइम ये हुआ कि जब 1-2 महीने का ट्रीटमेंट चलने के बाद इसको आराम आ गया। उसके बाद ये हुआ कि फिर डॉक्टर यूसुफ नबी ने रिकमेंड किया कि इसका ERCP होगा, जिसमें होता ही है कि एक छोटा सा प्रोसीजर होता है आधे घंटे का, और उसमें आपको स्टेंट वगैरह डालते हैं और जो होती है उनको डायलेट वगैरह करते हैं। और इसका इशू ये था कि साथ में इसको स्टोन्स भी बने हुए थे पेनक्रियास में, पेनक्रियाटाइटिस हुआ था ना, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी पेनक्रियास की। लेकिन उस टाइम हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। तो उसमें स्टेंट वगैरह डालना और ट्रीटमेंट करवाना थोड़ा सा रिस्की था। तो फिर हम लोगों ने ये किया कि चलो थोड़ा सा इसको आराम आ जाए तो फिर करवाएंगे। उसके बाद फिर मेरी कज़न की शादी वगैरह आ गई, उसमें बिजी हो गई, इसकी भी तबीयत ठीक होगी, मेरे भी एग्जाम्स थे, तो हम लोग नहीं करवा सके। तो इस चीज़ को भी तकरीबन अब 1 साल होने वाला है। उसके बाद फिर इसको ऑन एंड ऑफ पेन वगैरह स्टार्ट हुआ। अभी 3 दिन से फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, ड्रिप्स वगैरह भी लग रहे थे, साथ में फीवर हो रहा था। तो फिर अब मैंने कहा कि जैसे तैसे करके जो है करवा ही लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका और कोई ERCP होगी तो ही आराम आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअली ERCP होती क्या है। तो इसलिए आज भी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। तो अभी वेट कर रही हूँ, 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन अभी 12 बज चुके हैं। रेफरेंस के बाद भी जो है मुझे इतना 1 घंटा वेट करना पड़ा। बहुत रश है इनके पास, बहुत ज़्यादा रश है। इवन ये तो सर्जरी का टाइम भी नहीं दे रहे, नवंबर के बाद का सबको दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। हेलो 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 हेलो, माशाल्लाह कहीं से पेशेंट नहीं लग रहे आप।
अच्छा मैं उस टाइम आप लोगों को बता रही थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कॉल कर ली थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ गया, तो बात बीच में ही रह गई। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा होता ही है कि पेंक्रियास जो है वो एक ग्लैंड है जो कि हमारे एब्डोमेन में होता है और लोकेटेड होता है हमारे स्टोमक की बैक साइड पे। इसके दो मेजर फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जिसमें हमारे पास डाइजेस्टिव फंक्शन आ जाता है और साथ में हमारे पास आ जाता है हार्मोनल फंक्शन। तो अभी जो कज़न का इशू है उसमें ये डिस्टर्ब हुआ है, और अभी कज़न का जो इशू हुआ है उसमें ये है कि इसको क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस हुआ है। क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस होता ये है कि इसमें आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स की सूजन हो जाती है आपके पेंक्रियास की, पेंक्रियाटिक डक्ट की, पेंक्रियास की लाइक देख लो, सूजन हो जाती है पेंक्रियास की लाइक पेंक्रियाटिक डक्ट की। और ये जो है इसमें भी पेंक्रियास नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, पेंक्रियास की जो सेल्स हैं और वो जो हैं के साथ में और इश्यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता। स्टार्ट में तो इसमें ये होता है कि हम मेडिकेशन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट की, ताकि प्रॉपर डाइजेशन वगैरह हो और जो है पेंक्रियास सही से अपना काम करे। लेकिन इसका जो है क्रोनिक हो चुका है, क्रोनिक मीन्स के बहुत पुराना, तो इसका इशू बड़ा हुआ है। तो इसका भी यही हुआ था कि हमने पेन मैनेजमेंट वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह इसका करवा दिया था, और साथ में डॉक्टर ने जो है कैरियॉन्स दिए थे जो कि सप्लीमेंट हैं और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली ना। तो अब ये है कि वो भी लॉन्ग टर्म नहीं दे सकते थे, इसलिए फिर अब सर्जरी की तरफ हम लोग आए हैं। मैं डॉक्टर को चेक करवाया है, उन्होंने प्रोसीजर का बताया है ARCP। तो अभी मैंने एडमिशन वगैरह इसका करवा दिया है। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 1 बज चुका है। इंशाल्लाह 3 बजे तक इसका प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह खैर करें, सही सलामत सही से हो जाए, और फिर आगे आपको बताते हैं। डाइट प्लान भी आपको देंगे, अभी तो प्रोसीजर के बारे में बता रही थी कि क्या होना है। अच्छा मैं आपको उस टाइम भी बताया था कि ERCP होता ही है कि ये एक डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर है। इसमें एक्सरे और एंडोस्कोपी को मिला के करते हैं, और इसमें होता ये है कि भूख लगी बैठे हो। हाँ जी, तुम्हें देख के मैं चुप हो गई। अच्छा वो हो गया। ARCP डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक प्रोसीजर है जो कि एंडोस्कोपी को और एक्सरे को मिला के करते हैं, और इसमें करते ये है कि पेंक्रियाटिक डक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट किया जाता है, जो कि अभी इसका ही होना है। और क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस में जो हमारे पास ये डक्ट होती है इसकी स्वेलिंग हुई भी होती है और ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाती। होता ये कि आपको स्ट्रेट किया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, और डॉक्टर जो है वो थ्रू माउथ उसको एंडोस्कोप को लेके जाता है जी। अच्छा, डॉक्टर एंडोस्कोप को आपके माउथ से स्टोमक और डोरम तक लेके जाता है, और वहाँ जाके पेंक्रियाटिक और बाइल डक्ट की ओपनिंग तक पहुँचता है, और कंट्रास्ट करके एक्सरे लिया जाता है डक्ट्स का, और उसके बाद जो वहाँ पे ब्लॉकेज हुई होती है उसको रिमूव कर देते हैं स्टेंट इंसर्ट करके।